नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं आज की तमाम सुर्खियों पर। करौली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांस्टेबल से फोन पर की बातचीत। कांस्टेबल नीतीश शर्मा को दी बधाई। कांस्टेबल ने बचाई 4 लोगों की जान। करौली में हिंदू संगठनों की बाइक रैली पर पथराव। लोगों ने 6 से ज्यादा दुकानों में लगाई आग। शहर में 7 अप्रैल की मध्यरात्रि बढ़ा कर्फ्यू। भरतपुर में विनम्र श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन। डॉक्टर अर्चना शर्मा को दी गई विनम्र श्रद्धांजलि। चिकित्सा कर्मियों ने इसे न्याय दिलाने के लिए निकाली गई। हनुमानगढ़ में डीएम ने ली फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक। कृषि उपज मंडी में भी इंदिरा रसोई के खोले जाएंगे एक्सटेंशन काउंटर। संबंधित अधिकारियों को किया निर्देशित। हनुमानगढ़ में सरकारी और निजी संस्थाओं में कार्यक्रम का आयोजन। सांस्कृतिक मंत्रालय ने बहु कुमारियों से की है समझौता। विभिन्न ब्रह्मा कुमारी आश्रम करेंगी 15,000 कार्यक्रम। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करौली में हिंसा में भीषण आग की चपेट में आए एक मकान से 4 लोगों को बचाने वाले करौली कोतवाली थाने के कांस्टेबल से फोन पर बातचीत कर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि सीएम ने कहा कि उन्होंने अपनी जान पर खेल करके जिंदगी बचाई थी। तो वही गौरतलब यह है कि करौली में शनिवार को उपद्रव और आगजनी के दौरान ही दुकानों के साथ मकानों में भी आग लगा दी गई थी। दोनों तरफ दुकानों के बीच एक मकान लक्षागृह बनकर के जल रहा था। उसमें मासूम बच्चों के साथ ही साथ फंसी एक मां और 2 महिलाएं जीने की उम्मीद ही खो चुकी थी। लेकिन कांस्टेबल नीतीश शर्मा ने देवदूत बनकर के उनकी सहायता की। जहां पर करौली शहर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन हिंदू संगठनों की ओर से निकाली जा रही बाइक रैली पर पथराव के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। इस दौरान कुछ लोगों ने 6 से ज्यादा दुकानों में आग लगा दी है। साथ ही साथ 2 बाइक को भी जला दिया है। तनाव की स्थिति को देखते हुए शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कर्फ्यू को 7 अप्रैल की मध्यरात्रि तक के लिए बढ़ा दिया गया। आग से तो तवा है ना सब्जी। इसी खबर में ज्यादा जानकारी देने के लिए जयपुर से स्टेट हेड प्रवीण भार्गव जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी, पहले तो पूरा मामला क्या कुछ है, इसके बारे में बताइए। देखिए अंजलि, मैं आपको बता दूं कि करौली में जो है चैत्र नवरात्र के पहले दिन हिंदू संगठनों की ओर से एक बाइक रैली निकाली जा रही थी। बाइक रैली के दौरान कुछ उपद्रवियों के द्वारा इस पर पथराव किया गया था, जिसके बाद से यहाँ पर जो माहौल है वो तनावपूर्ण हो गया और 2 पक्ष जो थे वो आपस में भिड़ गए और जिसके चलते पथराव के चलते यहाँ पर कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी और उसके बाद जिला प्रशासन ने यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया। जी प्रवीण जी, लेकिन जो उपद्रवी थे जिन्होंने बाइकों में आग लगा दी और साथ ही जो ये रैली निकाली गई थी उसमें उपद्रव मचाने, कौन थे वो उपद्रवी, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए अंजलि, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो उपद्रवी हैं ये कोई जाति धर्म या व्यक्ति विशेष नहीं होते हैं, ना ही इनका कोई नाम होता है। उपद्रवी ही होता है, उसको किसी प्रकार से जो फिजा होती है उसको बिगाड़ने का काम होता है। ये इस तरह के काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं जब भी कोई रैली या कोई भी आयोजन अगर चाहे वो हिंदू संगठन की हो, चाहे वो मुस्लिम संगठन की हो या किसी भी समुदाय को हो। उपद्रवियों का एक ही लक्ष्य होता है कि वो किसी तरह से इन कार्यक्रमों में खलल पैदा करें। अब चूंकि ये जो पूरा मामला हुआ है इसमें करौली पिछले 4 दिनों से जो है दहशत के माहौल में जी रहा है पूरा शहर। अब तक जो वहाँ की जनता है वो भी दहशत में है। जो जनता है उनको अभी तक राहत नहीं मिल पा रही है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। 4 दिन हो गए हैं, प्रशासन इस वक्त इतना है जिस प्रशासन ने कर्फ्यू लगाने के बाद जो है मामूली सी ढील दी हुई है, जिसमें सब्जी वगैरह जो दिनचर्या के जो काम होते हैं उनके लिए है। प्रशासनिक अधिकारियों को ढील दी हुई है और जो परीक्षाएं चल रही हैं विशेष करके इन परीक्षार्थियों को जो है कर्फ्यू में थोड़ी सी ढील दी हुई है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अगर हम बात करें तो जिन संगठनों के द्वारा या जो भी उपद्रवी थे जिनके द्वारा भी ये हुआ है, ये पूरा मामला जो हुआ है, इससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि
कहीं ना कहीं प्रदेश की या करौली जैसी जगह की जो फिजा है उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई। और जिस हिसाब से ये पूरा उपद्रव किया है या जो पथराव और जो आगजनी की गई है, लोगों के घरों को जो जलाया है और एक दूसरे के साथ मारपीट की बात हुई है, इससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो सौहार्दपूर्ण जो बातें होनी चाहिए शहर में वो सौहार्दपूर्ण नहीं है। और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी एक तरह से लापरवाही देखी जा सकती है कि जब ये रैली निकाली जा रही थी तो वहां पर प्रशासन मुस्तैद नहीं था पूरी तरह से। इसी के चलते ये पूरा मामला जो है हुआ है। प्रवीण जी, कहीं ना कहीं से प्रशासन की लापरवाही तो सामने आ रही है, लेकिन उपद्रवियों की अगर बात करें तो लगातार अपना आतंक फैलाने के लिए जगह जगह पर इस तरह के उपद्रव करते हुए नजर आते हैं। तो इसको लेकर के प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? प्रशासन इनको पकड़ने के लिए क्या कुछ नीति अपना रहा है? अंजलि, अब तक जो है इस मामले में 40 लोगों की गिरफ्तारी जरूर की है प्रशासन ने। और प्रशासन अब जाके मुस्तैद हुआ है, जिसमें 1200 पुलिस कर्मियों की टीम वहां पर लगी हुई है, 50 से ज्यादा पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद है और रात दिन गश्त की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी वहां की जो माहौल की अगर हम बात करें तो माहौल अभी भी दहशत वाला है। कभी भी कहीं भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है, ऐसा लोगों का भी मानना है। लोग अभी भी डरे हुए सहमे हुए हैं कि कहीं कोई उपद्रवी आकर तोड़फोड़ या मारपीट ना करे या आगजनी ना कर दे। इस प्रकार से जो वहाँ की जो तरह से जो माहौल है उस माहौल को पूरे तरह से बिगाड़ दिया गया है। और ये पूरे प्रदेश में एक तरह से पूरा माहौल सा बन गया है कि करौली आज 144 की धारा 188 की धारा के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए वहाँ पर कलेक्टर ने जो है कर्फ्यू लगाया हुआ है। और अब कर्फ्यू की अगर हम बात करें तो पुलिस जो है अब मास्क पहने हुए जो उपद्रवी उनके द्वारा जो माहौल बिगाड़ा गया है उनकी तलाश कर रही है पुलिस, सीसीटीवी खंगाल रही है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है वहां पर। और जो कर्फ्यू की बात की कि 4 अप्रैल को ये कर्फ्यू खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद वहाँ की स्थिति बिगड़ी हुई है और लगातार वहाँ लोग जो दहशत का माहौल है उसके चलते कलेक्टर ने 7 अप्रैल की मध्य रात्रि तक कर्फ्यू की जो है वो बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल कर्फ्यू की जो अवधि है वो 4 अप्रैल से अब 7 अप्रैल को बढ़ा दी गई है। प्रवीण जी, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखते हुए एक बात साफ नजर आ रही है कि उपद्रवियों और अपराधियों के बीच से जो पुलिस की छवि है वो धूमिल हो चुकी है, क्योंकि पुलिस से तो इन लोगों को डर लगता ही नहीं है और जो उपद्रव है वो फैलाने में वो लगे रहते हैं। पुलिस से खौफ इनका पूरी तरह से गायब नजर आ रहा है। कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर हम करते हैं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है तो वो कहीं यहाँ देखने को नजर नहीं आ रहा है। कई बार प्रदेश में ऐसे कई मामले हुए हैं जिन पर हमला कह लो या रैलियों में तोड़फोड़ कह लो, दुकानों में तोड़फोड़ कह लो, इस तरह की जो उपद्रव है वो आए दिन राजस्थान में होते रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी कह लो या मुझसे भी नहीं कह लो, जो भी है एक तरह से जितने सवालिया निशान लगाए जाए वो कम ही होंगे, क्योंकि प्रशासन जहाँ भी मुस्तैद होना चाहिए वहाँ प्रशासन मुस्तैद होता नजर नहीं आता है। कार्रवाई की अगर बात की जाए तो कार्रवाई में सिर्फ खानापूर्ति की जाती है और आए दिन जो विपक्ष है भाजपा है वो आए दिन सरकार को भी कोसता रहता है कि यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं धूमिल होता नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रवीण जी, कहीं ना कहीं राजस्थान का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरह से धूमिल होता हुआ नजर आता है। इसी की वजह से जो अपराधी है उनके हौसले बुलंद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कस्बा भुसावर में जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि क्षमा देशराज जाटव के नेतृत्व में विनम्र श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कि डॉक्टर अर्चना शर्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और कैंडल मार्च गणेश मंदिर से होकर के बस स्टैंड थाना भुसावर तक निकाली गई है। यह कैंडल मार्च दिवंगत डॉक्टर अर्चना शर्मा और उनकी जैसी असामयिक मृत्यु हो चुके चिकित्सा कर्मियों को न्याय हक दिलाने के लिए निकाली गई है, जहां पर मौके पर नगर निगम के पूर्व महापौर सुमन कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता प्रताप सैनी, बहादुर सैनी सहित अन्य लोग इस दौरान मौजूद हैं। गणगौर पर्व को विवाहिता महिलाएं के साथ ही साथ कुंवारी लड़कियां भी मनपसंद वर पाने की कामना से करती हैं, जहां पर विवाहिता महिलाएं इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए करती हैं। तो आपको बता दें कि गणगौर पूजा 16 दिनों तक चलती है। कुछ लोग इसके आखिरी दिन पूजा अर्चना करते हैं। गणगौर व्रत को कई जगहों पर गौरी तीज और सौभाग्य तीज के नाम से भी जाना जाता है।
खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर नथमल डीडेल ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक की है। जहां पर बैठक में कलेक्टर ने कहा कि अब कृषि उपज मंडी में भी इंदिरा रसोई के एक्सटेंशन काउंटर खोले जाएंगे। जिले में चल रही इंदिरा रसोई के एक्सटेंशन काउंटर संबंधित कृषि उपज मंडी में खोले जाएं, ताकि फसल लेकर के मंडी में आने वाले किसानों को भोजन को लेकर के परेशानी न हो। लिहाजा जल्द ही जिले की सभी कृषि उपज मंडी में ये एक्सटेंशन काउंटर खोले जाएं। वही बैठक में जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार की 26 विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित अधिकारियों को योजनाओं का लाभ पत्र लोगों को जो देने हेतु निर्देशित भी किया है। खबर हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्थानीय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा सरकारी और निजी संस्थाओं में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जहां बता दें कि जिसके तहत ही भादरा के उपकारागृह में आयोजित कार्यक्रम में बहन बीके चंद्रकांता ने कहा कि भारत की आजादी के 75वें वर्ष को भारत सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने ब्रह्मा कुमारियों से इसके लिए एक समझौता किया है। इसके तहत ही विभिन्न ब्रह्मा कुमारी आश्रम द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में 15,000 कार्यक्रम किए जाएंगे। साथ ही साथ यह भी बताया कि इस तरह के कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किए जा रहे हैं। आज का हर मनुष्य मानसिक तनाव से ग्रसित है, खासकर हमारे कैदी भाई हैं वो इसमें ग्रसित है। तो कैसे हम मेडिटेशन को, राज्यों को अपना करके उस परमपिता परमात्मा से योग लगाकर अपने मन को शांत करें, और जब हमारा मन शांत होगा, हमारे विचार सात्विक होंगे, तो हमारी जो जीवन की अनेक परेशानियां हैं उसका हम अच्छे से हल है वो निकाल सकते हैं। ये कार्यक्रम आगे भी लगातार चलता रहेगा आपका? हाँ जी हाँ, पहले भी हम यहाँ लगातार 1.5-2 महीने प्रोग्राम मेडिटेशन का करते रहे हैं और आगे भी हम ये कार्यक्रम है वो करते रहे। और इसी के तहत अमृत महोत्सव का कार्यक्रम भिन्न भिन्न स्कूल कॉलेजों में भी हम इसको कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में भी इसको ब्रह्मा कुमारी जब वो स्थानीय शाखा ब्रह्मा कुमारी चंद्रकांता बहन जी के आयोजन में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा दौसा जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता ने दौसा पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया है। जहां पर बता दें कि सर्वप्रथम दौसा एसपी कार्यालय पहुंचने पर उनको पुलिस टीम की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद विधि अनुसार उन्होंने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान ही पत्रकारों के साथ वार्ता में उन्होंने कहा कि डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड प्रकरण का पटाक्षेप करना उनकी पहली प्राथमिकता है। साथ ही राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय को लागू करना उनकी प्राथमिकता है। जो इशू है, जो इम्पोर्टेंट इशू अभी है, डॉक्टर अर्चना शर्मा जो है उनका सुसाइडल केस जो है, तो ये प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस मैटर का जो है साक्ष्य हो, बाइंड अप हो ये केस जो है। मारो राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।